तो जवाब देते रहना क्योंकि ये अपलोड होने वाला है। ओके, हाँ जी। सो वेरी गुड इवनिंग। तो अपने जो है टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अपने एक एक करके सारे सिस्टम्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, पिछले टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, now the word emerges excretory system. We all know that जो point है वो excretion. What do you mean by excretion? Anyone? Excretion का क्या मतलब The होता है? removal of waste, nitrogen waste. Exactly, the removal of nitrogenous waste को हम कहते हैं excretion. Now हम बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो भी तो वेस्ट ही होता है ना. There are many kind of waste, but when we started the chapter तो हमने पढ़ा था कि 5 पॉइंट होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं whether a body is living or not. So हमने पढ़ा था ट्रिक MGR3. MGR3 में M क्या था? What is M? Metabolism. Exactly. Metabolism, right? Give me a second. Yeah. So metabolism. What is metabolism? The sum of all the chemical reactions taking place in the body of an organism is what we call metabolism, right? किसी एक सेल में रिएक्शंस हो रही हैं, ऐसे पूरी आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सब में रिएक्शंस हो रही हैं, सबको अगर मैं एक साथ मिला दूं, समअप कर दूं, then this is what we call metabolism. अब मेटाबॉलिज्म हो रहा है यानी पूरी बॉडी के अंदर जो है, ठीक है, लगातार क्या हो रही है, रिएक्शंस चल रही हैं तो वेस्ट तो बनेगा, राइट. हलचल हो रही है तो वेस्ट तो बनेगा. फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर के अंदर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना. लोग रह रहे हैं, डेली बेसिस पे एक्टिविटीज हो रही है, तो हर दिन साफ सफाई करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हर दिन जो है वो कचरा इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ काम कोऑर्डिनेशन वे में चलता रहे तो हम लोग रोज साफ सफाई करते हैं. बिल्कुल वैसे ही बॉडी के अंदर भी है, जितना भी मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है, उससे क्या होगा, वेस्ट निकलेगा. और मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट होता है उसे कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट. बहुत बढ़िया निशा, नाइट्रोजिनस वेस्ट. अब मैम ये नाइट्रोजनस वेस्ट का कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो बनता है, ठीक है ना, इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज यूरिया. यूरिया यूरिया इज फॉर्म्ड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बॉडीज. और बहुत माइन्यूट अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में जो बनता है, दैट इज यूरिक एसिड. एंड अमोनिया तो बिल्कुल नेग्लिजिबल. Uric acid and ammonia are negligible, but the major nitrogenous waste that has to be removed from the blood is urea. Okay, तो जो यूरिया है, ठीक है, इसका अमाउंट बार बार बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको इसको रिमूव कर. इसको रिमूव करने के लिए वी आर प्रोवाइडेड विथ एन ऑर्गन सिस्टम. आप जानते हैं पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमें एक पेयर ऑफ किडनी मिला हुआ है, ठीक है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी. ठीक है, तो हम पूरा एक बार वो डायग्राम जो है एक बार उसको देख लेते हैं. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी तक की हिस्ट्री में लाइफ प्रोसेस में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डायग्राम, ठीक है, जो है वो इसी का ही है. ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 बोर्ड बड़े पास में आ रहे हैं. ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का अगर एक क्विक डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से आप जानते हैं, बीन शेप की किडनीज है. ठीक है, बीन शेप की किडनीज है. किडनीज से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं और ये दोनों ट्यूब आगे चल के आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है. क्या नाम है इन बीन जैसे स्ट्रक्चर्स का? किडनी. किडनी. जिनमें से डक्ट निकल रही है, क्या कहते हैं इस डक्ट को? व्हाट इज दिस डक्ट कॉल्ड? यूरेटर.
ureter. Now both the ureters fuse to unite in an elastic bag-like structure. एक छोटा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है. Now this structure is called urinary bladder. Urinary bladder. And the last section, the terminal section of urinary bladder, ये जो ओपन होता है उसे कहते हैं यूरेथ्रा. यूरेथ्रा. ओके. अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं. इसमें से एक को नाम दिया गया है रीनल आर्टरी, एक को नाम दिया गया है रीनल वीन. दीज आर द ब्लड वेसल्स. ये क्या करती हैं? ये ब्लड लेकर आ रही है. कैसा ब्लड? सब सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ, वेस्ट. सबने अपना वेस्ट कहाँ डाल दिया? ब्लड. हम सभी जानते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. कुछ भी इधर से उधर पहुंचाना है तो डिलीवरी मैन है ब्लड. तो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में. अब इस ब्लड को फिल्टर करने की जरूरत, इसको फिल्टर करना पड़ेगा, इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना पड़ेगा. तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए कहाँ भेजेंगे? किडनीज में भेजा जाएगा. तो यहाँ पे किडनीज में, ठीक है ना, जो है ब्लड लेकर आ रहे हैं, लेकर आ रहा है, वापस लेकर जाएगा. रीनल वर्ड, रीनल वर्ड यूज होता है ऑलवेज किडनी के लिए, ठीक है. जैसे अपने लास्ट क्लास में देखा था पल्मोनरी. नाउ पल्मोन वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स. सिमिलरली रीनल इज यूज्ड फॉर किडनी. गैस्ट्रो इज फॉर स्टमक. इस तरीके से ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है ना. नाउ व्हाट आई हैव टू स्टडी इज सारा जो फिल्ट्रेशन है, सारा का सारा जो ब्लड है वो किडनीज में लाया जाएगा. किडनीज में लाया जाएगा. अब किडनीज के अंदर इस ब्लड को फिल्टर किया जाएगा और इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाला जाएगा. नाउ दिस प्रोसेस को हमको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. जैसे देखिए हमने पढ़ा था जैसे लंग्स. तो लंग्स के अंदर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो हैं वो क्या थी? पढ़ा थी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स. एल्वेलाइज थी. सिमिलरली यहाँ पे किडनी के भी सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इस फिल्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं. किडनी के जो सेल्स हैं, या मैं कहूँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड नेफ्रॉन. व्हाट इज इट कॉल्ड? नेफ्रॉन, ठीक है. दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन. न्यूरॉन इज डिफरेंट. न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, वो अलग पार्ट है. नेफ्रॉन किडनी के अंदर मिलने वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करें, ठीक है ना. तो अब मैं इसको कैसे समझूं? तो चलिए हम एक नेफ्रॉन का डायग्राम देखें. एनसीईआरटी में जो डायग्राम है दैट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत कॉइलिंग है, तो उससे समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेट्स अंडरस्टैंड नेफ्रॉन्स काम कैसे करते हैं. फिर से बता दूं, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, दोनों किडनीज में नेफ्रॉन्स भरे हैं. ये नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ये ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं और सारे नेफ्रॉन्स एक जैसा काम करते हैं. तो हम एक नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ रहे हैं कि एक नेफ्रॉन किस तरीके से काम करता है. यहाँ पे समझ में आ गया सबको? हाँ जी. Yes, ma'am. ओके कूल. नाउ लेट्स स्टडी कि किस तरीके से एक नेफ्रॉन काम करता है. अगेन एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. ओके. सबसे टॉप पे इस तरीके से एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है. बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाया मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. ओके. टॉपिक का नाम है यूरिन फॉर्मेशन. ब्लड को फिल्टर करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट अलग किया जाता है उसी से ही बनता है यूरिन. यानी कि यूरिन obviously it is an excretory product and it consists of all the nitrogenous waste
that has been produced by the process of metabolism in our whole body. तो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है यूरिन फॉर्मेशन। कहाँ हो रहा है? किडनीज में। कौन कर रहे हैं किडनी के सेल्स? नेफ्रॉन। हम एक नेफ्रॉन में देखते हैं किस तरीके से काम। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या नाम है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप tubular reabsorption, tubular reabsorption, and the third step is tubular secretion. Let's check out the labeling of a nephron. Okay, first of all, अगर आप टॉप पे देखेंगे वहां पे कॉइल्ड बिल्कुल उलझा हुआ एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज है। और जहाँ पे बॉडी की सबसे जो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, जिसकी वॉल इज ओनली 1 लेयर ऑफ सेल्स से बनी हुई, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ कैपिलरी। कैपिलरीज का पूरा एक गुच्छा, पूरा एक ग्रुप यहाँ पे एकदम झुंड बना के पहुंचा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। उसके जस्ट नीचे एक कप जैसा स्ट्रक्चर है। इस कप जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल। नाउ अगर आप देखेंगे तो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको सिर्फ ट्यूबुलर पार्ट बोला है, बट अगेन अगर अपने सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। कितना दे रखा है रिफ्रेशर्स वगैरह में, दिस इज द लेवल। सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके इनका एक एक का नाम देखें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहाँ तक ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को कहते हैं पीसीटी। पीसीटी फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी, proximal convoluted tubule। proximal convoluted tubule। उसके बाद अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, now this structure is in the shape of U। now this my friends, ये आप सभी का फेवरेट YouTube। मुझे लगता है आप ये भूलने वाले, ठीक है। U है शेप तो YouTube। इसका और एक भी नाम है, बट मेरे ख्याल से आप यही प्रेफर करने वाले हैं। इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। हेनले साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। यूट्यूब वुड बी गुड, चल जाएगा। इसके ऊपर की जो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं डीसीटी। डी का मतलब है डिस्टल, सीटी सेम है, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर बच गया, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब, कुछ भी चलेगा। एक बार आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, बिकॉज ये कुछ नए नाम है, ठीक है ना। साथ साथ में बोलिएगा। सबसे पहले बिल्कुल उलझे हुए कॉइल्ड ब्लड कैपिलरीज हैं जो ऊपर पहुंची हुई हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हाट इज इट कॉल्ड? ग्लोमेरुलस। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी। ग्लोमेरुलस, एग्जैक्टली। नाउ बिलो इट there is a cup shaped structure. What is it called? Bowman's capsule. Exactly, Bowman's capsule. Now the first tubular part, PCT. Full form बताइए. What is the full form? Proximal convoluted tubule. Now this is called YouTube. Now this is called YouTube. And now this structure is called PCT. And last but not the least, collecting duct. आपको इतनी लेबलिंग तो याद रखनी ही है, क्योंकि जब हम पूरा यूरिन फॉर्मेशन का आंसर लिख रहे होंगे, instead of using the word tubular part, we're gonna use the words PCT, DCT, YouTube. So that will make your answer more presentable, right? अरे आपका जवाब बाकी भीड़ से अलग दिखा, इतना अपने को पढ़ना ही है। So PCT, YouTube, DCT, and collecting duct. Now let's talk about the function. Now let's talk about the process. Now the process is called urine formation. यूरिन फॉर्मेशन के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करके यूरिन को फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
What is the first step called? Ultrafiltration. Again, you don't have to write anything. ठीक है, जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेजा जाएगा. Other all students can write it down. Okay. Ultrafiltration. Now what is ultrafiltration? नाम से पता चल रहा है फिल्ट्रेशन, है ना, छन्नी जैसा काम करेगा कुछ. सुनिएगा, जो ब्लड है, सब सेल्स ने मिलकर नाइट्रोजनस वेस्ट बनाया और ब्लड में डाल दिया. तो नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो चुका है. इस ब्लड को लाया जाएगा किडनीज के अंदर और ग्लोमेरुलस, बहुत प्रेशर के साथ ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस. एक बार जब ग्लोमेरुलस किससे बना हुआ है? कैपिलरी से बना हुआ है. अब जानते हैं कैपिलरीज की वॉल इतनी थिन होती है कि यहाँ से कुछ चीजें अंदर बाहर हो सकती है. तो ये कैपिलरी छन्नी का काम करेगी, जैसे घर में छन्नी होती है उसका काम करेगी. तो यहाँ से ब्लड इतने प्रेशर से जाएगा, इसमें से काफी सारी चीजें निकल के इतने प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ आ जाएगी. एक बार यहाँ पे होगा फिल्ट्रेशन. एक बार बोमन्स कैप्सूल की जो वॉल होती है वहां पे भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, तो दे आल्सो एक्ट एज फिल्टर. तो अब क्या होगा, जैसे ही ब्लड जो है, ठीक है, एक्चुअली देखो अब इसको ब्लड नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड तो नहीं है, वरना छन्ने का क्या फायदा. तो ब्लड में से काफी सारी चीजें निकल के अच्छे से छनी. ठीक है, एक बार ब्लड कैपिलरीज में से, एक बार बोमन्स कैप्सूल की वॉल में से, एंड देन अल्टीमेटली एक फ्लूइड, एक लिक्विड, एक फ्लूइड एंटर कर गया बोमन्स कैप्सूल. नाउ वी कैन नॉट कॉल इट ब्लड क्लियरली, क्योंकि ब्लड तो नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर बड़े बड़े प्रोटीन के पार्टिकल्स भी होते हैं. ये छन्नी में से वो प्रोटीन के पार्टिकल्स नहीं आ पाए, काफी सारी चीजें हैं जो नहीं आ पाई. वो ये जो ट्यूब है, यहाँ से आया ब्लड, जितना छन्ना था छन गया, बाकी वापस चला गया और वापस बॉडी में भेज दिया. जो कुछ भी एंटर किया है उसको ब्लड तो नहीं कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? तो एनसीईआरटी ने अपनी पूरी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज किया है रिपीटेडली. इसको एनसीईआरटी ने बोला है ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेट. ट्यूबुलर क्यों? क्योंकि पूरा नेफ्रॉन ट्यूब जैसा. फिल्ट्रेट मतलब जो छन के आ गया. अब जो आया उसको ब्लड नहीं कहते, उसको कहते हैं ट्यूबुलर फिल्ट्रेट. So whenever you're writing the language of urine formation after the filtration, you will use the word tubular filter. Tubular filter. ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं अपने को. ठीक है ना, इसी तरीके से बायोलॉजी में आप स्कोर कर पाए. देयर इज नो अदर मेथड. तो अब इसको हम कहेंगे ट्यूबुलर फिल्ट्रेट. ट्यूबुलर फिल्ट्रेट. नाउ दिस ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट. अल्ट्रा फिल्ट्रेट. अब ट्यूबुलर फिल्ट्रेट एंटर कर गया पीसीटी में. अब पीसीटी से निकलेगा, यूट्यूब से निकलेगा, डीसीटी से निकलेगा. सेकंड स्टेप शुरू हो चुका है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. नाउ व्हाट इज रीअब्सॉर्प्शन? अच्छे से सुनिए. कई सारी चीजें थी जो ब्लड में से नीचे की तरफ आ गई. सबका सब वेस्ट नहीं था, काम की चीजें भी आ गई. क्यों? क्योंकि फिल्टर्स थे, छन के आ गई नीचे की तरफ. ठीक है, काम की चीजें कौन सी थी जो हम आ गई? अभी हम पूरा लिस्ट करें. नाउ कंसर्न क्या है मेरा, कि जो काम की चीजें थी यार वो भी आ गई. तो हम काम की चीजों को अब बॉडी से बाहर नहीं फेंक सकते. हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारी एसेंशियल चीजों को हम बॉडी से बाहर. अब जरूरत क्या? अब जरूरत ये है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हों, यानी कि पीसीटी और डीसीटी की जो वॉल होती है वहां पे होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स. ये सेल्स क्या करते हैं, जैसे जैसे इसके पास से निकलता है ट्यूबुलर फिल्टर, ये क्या करते हैं, जो भी काम की चीज है उसको पहले तो छन्नी की, फिर वापस से बॉडी में खींचेंगे. तो टॉपिक का नाम है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. रीअब्सॉर्प्शन, पहले तो लेकर आए फिर वापस अब्सॉर्ब. So that is what that is why it is called tubular reabsorption. Now, whenever you're writing the language of tubular reabsorption, then obviously you have to write some examples, right? वो कुछ examples लिखेंगे ताकि अपना आंसर दमदार बने. अच्छा ये चीजें reabsorb होती है. मैं कुछ examples बताती हूँ क्या क्या चीजें वापस से reabsorb हो जाती. Water, glucose, sodium ions, potassium ions, amino acids,
and urea. Any questions? Any questions? नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए था आपका. यूरिया और अमीनो एसिड. एग्जैक्टली. यूरिया ही तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसी को निकालने के चक्कर में तो ये सब कुछ हो रहा है. And why do you have to reabsorb it? Right? Exactly. So this is the question. आंसर देंगे इसका कुछ देर बाद at the end of the lecture. Okay? अभी एक बार इसको ट्विस्ट को, इस क्लाइमैक्स को बाद में बताएंगे, इसका राज बाद में खोलेंगे. फिलहाल आपको ये सारे एग्जांपल्स याद रख. जब ये छन्नी हो रही थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था, तो वाटर भी आ गया था, ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज भी, सोडियम और पोटेशियम के आयंस भी, अमीनो एसिड्स. अगर किसी को नहीं पता आप जानते हैं, प्रोटीन जो होता है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे अगर मैं कहूँ एक वॉल है, एक दीवार है, वो कौन सी बेसिक यूनिट है जिसको जोड़ जोड़कर पूरी वॉल बन जाती है? कौन सी है बताइए? What are the building blocks to make a wall? Bricks, right? Exactly, bricks. Bricks and तो cement. ब्रिक्स को जोड़ के पूरी दीवार बनती है. ब्रिक्स एंड सीमेंट. या सिमिलरली बॉडी के अंदर प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड को जोड़ अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनते हैं. तो अमीनो एसिड आपने पढ़ भी चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, अमीनो एसिड बनेंगे. तो ये अमीनो एसिड्स भी आ गए थे टेबल ऑफ ड्यूटी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत काम के हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से बॉडी में अब्सॉर्ब कर. आ रही बात समझ में? तो while going through PCT, YouTube and DCT, now these substances, these useful substances are reabsorbed by the walls of these structures. Now this is what we call tubular reabsorption. Examples ध्यान रखें. अब क्या होगा? अब जितना काम की चीजें थी वो वापस खींच ली. अब जो पीछे बच गया वो सब वेस्ट है. अब उस वेस्ट को कलेक्टिंग डक्ट की तरफ लाया जाएगा. दिस इज कलेक्टिंग डक्ट. नाम से बता रहा है कलेक्ट करेगा. तो जितना वेस्ट हो गया वो कलेक्ट हो. उससे जस्ट पहले, कलेक्टिंग डक्ट में जाने से जस्ट पहले एक स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3, ट्यूबुलर सीक्रेशन. सीक्रेट मतलब कुछ चीजें सीक्रेट होने वाली. क्या होने वाली है सुनिए. ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें जाने से जस्ट पहले कुछ चीजों को सीक्रेट करा जाता है. बॉडी कुछ चीजें डायरेक्टली पॉर कर देती है इस फिल्ट्रेट में. ये जो फिल्ट्रेट है उसमें कुछ चीजें डायरेक्ट पॉर कर देती है. आपने ये क्यों? देखिए काफी सारी चीजें वेस्ट मटेरियल वगैरह तो इधर आ गए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो छन नहीं पाई, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बोमन्स कैप्सूल में नहीं आती, but they are also harmful for our bodies. And that's why it is very important to pour these out, क्योंकि वो यूरिन का ही एक कॉम्पोजिशन का पार्ट है, उसका निकल जाए. ऐसी कौन सी चीजें हैं? So let's take few examples. Okay. अभी आप में से किसी ने पूछा था हम यूरिया रीअब्सॉर्ब किया, कुछ एक टास्क था जो कंप्लीट करना था, उसके लिए यूरिया रीअब्सॉर्ब. वो टास्क कंप्लीट हो गया. I'm gonna tell you what is the task, okay, at the end of the lecture. वो टास्क कंप्लीट हो गया. अब यूरिया कोई काम का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यूरिया इज द मेजर वेस्ट. तो सबसे पहली बात, यूरिया वापस यहाँ से सीधा पोर कर दिया जाता है. अच्छा कलेक्टिंग डक्ट में जा रहे हो, उससे जस्ट पहले यूरिया को भी ले जाओ. यूरिया. और क्या एग्जांपल्स हैं? एक एग्जांपल है क्रिएटिनाइन. कुछ लोग इसको क्रिएटिनिन भी बोलते हैं, जैसा आपको पसंद हो. क्रिएटिनिन ठीक है, ये सबकी बॉडीज में नहीं मिलता. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बॉडी में अगर, जैसे आप जानते हैं बैलेंस डाइट में प्रोटीन लेना होता है सभी को, बट इफ एनी पर्सन इज ड्यू टू पर्टिकुलर रीजंस, तो उनकी बॉडी के अंदर ये सब्सटेंस बन जाता है क्रिएटिनिन, एंड इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन. इसको भी पॉर करना पड़ता है. एक्स्ट्रा प्रोटीन के कुछ एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू नो कोई अगर मसल्स बना रहा है, जिमिंग कर रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा है, उसकी बॉडी में मिलेगा क्रिएटिनिन. या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो प्रेग्नेंट वुमन एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रही है, ठीक है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीचर्स, तो उसके बॉडी में भी बन सकता है क्रिएटिनिन. ठीक है, तो यूरिया है, क्रिएटिनिन है. एक और एग्जांपल, एंटीबायोटिक्स.
ठीक है, हम बीमार हुए, हमने एंटीबायोटिक्स खाई, हमारे बॉडी में काम भी आ गई, अब जानते हैं एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया वगैरह किल करती है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा डोज है, बॉडी में कुछ इतना डोज है जो अब काम का नहीं है, काम हो गया फिर भी पीछे बच गया, तो अब वो हमारे लिए वेस्ट है, तो उसको भी सीधा पॉर कर दिया। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन में, आप एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं। क्या क्या? यूरिया, क्रिएटिनाइन, एंटीबायोटिक्स। 3 एग्जाम्पल्स आर मोर देन एनफ। ओके, तो अब इसमें सीधा डाल दिया जाएगा। अब ऐसा कुछ वेस्ट नहीं बचा है, जो बच गया सब कुछ आ चुका है इसमें, तो अब कलेक्टिंग डक्ट में ये इकट्ठा हो जाएगा फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट नहीं है, अब ये क्या है? यूरिन। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल यूरिन। ऐसा हर एक नेफ्रॉन तीनों स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है आपकी बॉडी में। आपकी किडनीज 24/7 वर्क कर रही है ताकि आपके ब्लड को फिल्टर करती जाए। हर एक नेफ्रॉन में तीनों स्टेप्स चल रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता जा रहा है यूरिन। ऐसे सारे कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन इकट्ठा होता है। और फिर जब हमने ये डायग्राम देखा था किडनी का, तो सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके खुलते हैं यूरेटर में। तो हर एक किडनी में से यूरिन जो है वो इन माइन्यूट अमाउंट जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे पॉर कर दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में आता जाता है, आता जाता है। यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर होता है, उसकी वॉल्स मसल्स की बनी, ठीक है। अब जानते हैं मसल्स हैज द पावर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो जैसे जैसे उसमें यूरिन कलेक्ट हो रहा है वैसे वैसे एक्सपेंड होता जाए, तो कैपेसिटी है दैट वुड एक्सपेक्ट। एक पर्टिकुलर लेवल जब फिल हो जाता है यूरिन का, तो इसकी जो वॉल है, जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है, वहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। वो रिसेप्टर्स मैसेज देंगे ब्रेन को कि अब जो है ये काफी फुल हो चुका है, so you will get the urge to urinate. Okay, so via urethra this urine, this nitrogenous waste would be excreted out from the body. This is how the whole urine formation works in 3 steps: ultrafiltration, tubular reabsorption, tubular secretion. बताइए समझ में आया क्या? ठीक है, कोई डाउट है Yes, किसी को? ma'am. किसी को यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट? ओके, नाउ द क्वेश्चन, एक चीज बीच में रह गई थी, है ना? पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। यूरिया क्यों लिया, वापस किया, ये इसने बीच में क्या पंगा किया, ये बताइए। चलिए सी इरेज करिए उधर से थोड़ा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई किडनी का क्या फंक्शन, तो मैं बोलूंगी पहला फंक्शन टू फिल्टर ब्लड एंड एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। ब्लड को फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल, ये किडनी का फंक्शन। एक और फंक्शन है osmoregulation. Now what is osmoregulation? सुनिएगा, osmoregulation किसको कहते हैं? देखिए, we all know that हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़कर आएंगे, जो हमारा ब्लड होता है उसका कॉम्पोजिशन होता है, देयर इज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन कि प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, मिनरल्स हैं, एवरीथिंग, राइट? सो जो हमारा पूरा ब्लड है उसके अंदर जो आयंस हैं, जो वाटर का कंटेंट है, उसका अमाउंट एक फिक्स रहता है, एक पूरा एक रेंज रहता है कि हाँ इस अमाउंट में रहेगा, ठीक है। लेकिन वो कई बार कम ज्यादा भी हो जाता है। तो किडनीज का काम है, जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो उसी के साथ साथ एक और प्रोसेस होता है ऑस्मोरेगुलेशन। किडनीज हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड का अमाउंट है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। कैसे? लेट मी टेल यू। एक टॉपिक है कि can our bodies control the amount of urine formed in our bodies? And the answer is yes. जो अमाउंट है यूरिन का उसको बॉडी कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है? देखिए, ऑस्मोरेगुलेशन का एग्जांपल बता।
जैसे कि मान लीजिए कि अभी किसी की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट कम हो गया, यानी डिहाइड्रेशन चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए डिहाइड्रेशन चल रहा है, तब क्या होगा, बॉडी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, उसको पता अच्छा ऑलरेडी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, ठीक है ना। एक चीज पढ़ाती हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। इससे पहले अपने एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, यूरिन कॉम्पोजिशन, यानी जो यूरिन हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, उसमें 95% वाटर ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट को पूजा आई नहीं क्या, वो ऐड, अच्छा एक सेकंड रुकिए। तो बेसिकली हाँ, एक मिनट, पूजा को वापस ऐड कर रही हूँ इन न्यू मीटिंग, ओके। 95% ऑफ वाटर, उसके अलावा जो है, ठीक है ना, 5% नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें ज्यादातर अमाउंट में यूरिया, बहुत माइन्यूट अमाउंट में यूरिक एसिड एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमोनिया। तो हमको पता है 95% वाटर यूरिन का फॉर्मेशन में होता है, और एन एवरेज जब एक अडल्ट ह्यूमन में 1 से 2 लीटर या 1.5 से 2 लीटर लिखा हुआ होता है रिफ्रेशर्स, जो है अमाउंट ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑन अ डेली बेसिस, ओके ना। वी गोना स्टडी अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन in the next meeting, okay? So thank you so much for joining, and I really hope you got to know about urine formation. Thank you. New meeting में आ जाइए बाकी लोग। करिए वापस रिक्वेस्ट, और उसको भी ऐड करना था यार, वो कब से बैठी पूरा टॉप।